वर्क डन जो हमने निकाला था डाइपोल को θ1 से θ2 रोटेट करने के लिए, वो आया था हमारा -PE cos θ2 माइनस cos θ1, ये आया था। ठीक है, अगर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है PE cos θ1 माइनस PE cos θ2, ये आया था। हाँ, PE cos θ वाले पे हम अभी नहीं पहुँचे थे। PE cos θ जो हमने भी निकाला वो कैसे निकाला था, पोटेंशियल डिफरेंस VR1 माइनस VR2 इंटू Q करके, इससे भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, कैसे पहुँचेंगे, फिर से वही बात है, रेफरेंस वाली बात कि हम रेफरेंस कहाँ पर ज़ीरो लें। ठीक है, कहीं भी लें। अगर हम घर से लेफ़्ट साइड में खड़े हो जाएंगे तो हम बोलेंगे घर लेफ़्ट साइड में, राइट में खड़े हो गए तो बोलेंगे राइट साइड में, इससे घर की पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रेफरेंस का इंपॉर्टेंस जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वहाँ पर दिखाई देता है, बट जब हम दो पोजीशंस का डिफरेंस निकालते हैं तो रेफरेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। तो इस केस में रेफरेंस जो लिया जाता है, क्यों लिया जाता है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो इनिशियल पोजीशन है यानी कि θ1 फॉर रेफरेंस, θ1 इज टेकन एज 90 डिग्री। ठीक है, एंड θ2 एनी वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। 90 डिग्री पर ही रेफरेंस क्यों लिया गया, ठीक है, ये अभी डिस्कस करते हैं। तो अगर 90 डिग्री लेते हैं तो क्या आएगा, cos 90 क्या हो जाएगा 0, और इधर क्या आएगा cos थीटा, तो ये आएगा माइनस PE cos थीटा, एंड इन वेक्टर फॉर्म इट बिकम्स माइनस P डॉट E, ये हो जाता है माइनस P डॉट E। अब वो डिस्कशन कि हमने थीटा 90 क्यों लिया रेफरेंस के लिए, थीटा 90 क्यों लिया, तो ये डिस्कशन यहाँ से दो तरह से इसे भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, अगर थीटा 90 होता तो डाइपोल की पोजीशन क्या होती, डाइपोल की पोजीशन ऐसे कुछ होती, A यहाँ पर होता और B यहाँ पर होता। ठीक है, थीटा 90 का मतलब यही तो हुआ। तो इस कंडीशन में अगर देखें तो VR1 और VR2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन हो गए। ठीक है, तो VR1 माइनस VR2 जो टर्म था वो कितना आ जाता है 0, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 0। समझ में आई बात, ड्यू टू रोटेशन। वो इंटरेक्शन वाले की बात ख़त्म हो गई, उसे हमने हटा दिया क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस कंडीशन में 0 रहती है जब डाइपोल 90 डिग्री पर होता है। तो 0 से कैलकुलेशन स्टार्ट करना ईजी होता है। ठीक है, 0 को इसीलिए रेफरेंस मानते हैं कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए, वरना हम रेफरेंस कहीं भी मान सकते थे, -1 से भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, 1 = 90 मतलब वहाँ पे 0 थी एनर्जी, अब जितना एंगल घुमाएंगे अकॉर्डिंगली यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, और एक फ़ायदा भी है, ये तो एक बात हुई। अगर डाइपोल का रोटेशन देखें, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ डाइपोल क्या होगी उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो भी ये जस्टिफाई हो जाता है कि हमने θ = 90 को ही 0 क्यों लिया। तो ये सपोज़ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे तो पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन दिखाना चाहिए, बट अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए एक लाइन दिखा देना है, बट ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और सपोज़ डाइपोल हमारा ऐसे था, 0 पोटेंशियल एनर्जी वाली पोजीशन, हमने इसको माना है, यानी P वेक्टर इधर था A B, दिस थीटा इज़ π/2 और 90। तो इस कंडीशन में एनर्जी कितनी थी 0। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखो डाइपोल की नेचुरल टेंडेंसी ऑफ रोटेशन कैसी होती है, डाइपोल टेंड्स टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल की नेचुरल टेंडेंसी क्या बोलती है कि डाइपोल को ऐसे रोटेट होना चाहिए। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो चाबी वाले खिलौने से। चाबी वाले खिलौने में चाबी घुमा के तुमने होल्ड करके रखा है, जैसे ही छोड़ोगे नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी, अगर तुमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया चाबी को तो नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी कि वो क्लॉकवाइज आ जाए, अपने रिलैक्स्ड कंडीशन में आ जाए। रिलैक्स्ड कंडीशन में आ जाए मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाए, एनर्जी 0 हो जाए। किसी आदमी की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वो रिलैक्स्ड नहीं रहता, वो इधर उधर भागता रहता है, इसको मारेगा उसको मारेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें एनर्जी ज़्यादा रहती है, एनर्जेटिक, उनके इतना कंजम्पशन नहीं है जितनी उनके पास एनर्जी है, इसलिए वो इधर उधर उछलते कूदते रहते हैं। बीमार हो जाए कोई बच्चा, उसकी एनर्जी घट जाती है, पड़ा रहेगा एक जगह चुपचाप। खैर ऐसा एग्ज़ाम में नहीं लिखना, ये बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बात है। तो कोई भी सिस्टम की जब एनर्जी बढ़ जाती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है।
स्टेबल कब होता है? जब उसकी एनर्जी घट जाती है, ठीक है। तो ये नेचुरल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग अगर डाइपोल ऐसे रोटेट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग आ जाएगा, मतलब वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा। दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, डाइपोल को नेचुरल टेंडेंसी ऐसे घूमने की, मतलब इस काम में एक्सटर्नल एजेंट को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी वर्क डन की बजाय वर्क ऑब्टेंड हो जाएगा, और वर्क ऑब्टेंड जब होता है तो हम माइनस में उसको लिखते हैं, ठीक है। यानी इस तरफ अगर आएगा, यानी थीटा π/2 से 0 के बीच जब रहेगा तब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन क्या आया है? माइनस PE cos थीटा। सो इफ थीटा इज बिटवीन 0 एंड π/2, थीटा अगर 0 और π/2 के बीच में है तो cos थीटा होगा पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव, बिकॉज यहाँ माइनस है ऑलरेडी, ठीक है। U इज़ नेगेटिव। और अब उसका उल्टा सोचो, अगर डाइपोल को 0 पोटेंशियल एनर्जी वाले पोजीशन से उल्टा घुमाएं, उस तरफ ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट अगर डाइपोल को रोटेट करेंगे, यानी कि जो चाबी वाला खिलौना है उसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट रोटेट करेंगे, तो क्या होगा? एक्सटर्नल एजेंट हैज़ टू डू वर्क, देन वर्क डन विल बी रिटर्न एज पॉजिटिव, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा तरीका है, जब हम चाबी वाले खिलौने को उसकी नेचुरल टेंडेंसी के अपोजिट घुमाएंगे, तब तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी, सेम डायरेक्शन में तो अपने आप आता है, एनर्जी रिलीज़ कर देता है। बट अगर हमें चाबी वाले खिलौने के स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर करना है तो उसको अपोजिट में घुमाना पड़ेगा, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी मतलब पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो इस तरफ जब घुमाएंगे, इस तरफ, यानी थीटा की वैल्यू π/2 से 180 जब होगी, ये कौन सा एंगल था? एंगल बिटवीन P एंड E। जब हम π/2 से 180 के बीच थीटा को रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल इंक्रीज, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो अगर थीटा की वैल्यू है, इफ थीटा इज बिटवीन π/2 एंड π, देन cos थीटा इज नेगेटिव एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। समझ में आया? तो 0 रेफरेंस π/2 पर लेने का एक फ़ायदा ये भी है, 0 इधर है, इस तरफ आएंगे तो एनर्जी घट जाएगी, इस तरफ जाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये भी फ़ायदा है 0 यहाँ पर लेने का, ठीक है। तो इसलिए π/2 पर 0 एनर्जी ली जाती है। अब तुम्हें अगर याद हो कि डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर ये भी डिस्कशन हुआ था, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, शायद याद हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करें, यानी उसको उस पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, तो वो वापस अपने सेम पोजीशन में आ जाए, देन इट इज़ कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी इक्विलिब्रियम तो है बट थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा, उसका इक्विलिब्रियम ख़त्म हो जाएगा, देन इट इज़ कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक पुराने लेक्चर में डिस्कशन हुआ है, बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसको देखना, उसमें ये डिस्कशन है। तो वहाँ हमने जो डिस्कशन किया था वो फोर्स और टॉर्क के बेसिस पे किया था, यहाँ हम एनर्जी के बेसिस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डाइपोल का कब होता है?